जीएस हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। सीईटी का आज जो पेपर हुआ तो दोनों पारियों का पेपर है, उसमें हिंदी के सभी प्रश्न मैं इसमें आपको बता रहा हूँ। कुल 26 प्रश्न हैं, 13 प्रश्न आए हैं। ज्यादातर प्रश्न बताए हुए आए हैं, ये तो आप कमेंट करके बता ही देंगे। तो अभी ये देखिए पहला जो यानी प्रथम पारी है उसमें आप देखिए प्रिय सखा में कौन सा समास है, तो प्रिय है जो सखा, तो इसमें कौन सा समास है, कर्मधारी। कर्मधारी उत्तर होगा। पहला शब्द है वो विशेषण है, दूसरा है वो विशेष्य है। ऐसा होने पर भी यानी विशेषण विशेष्य संबंध होने पर कौन सा समास होता है, कर्मधारी समास होता है। उद्यम में उपसर्ग है, यहाँ एक भ्रांति दूर हो गई है कि ये उत मान रहा है, बोल्ड है वो क्या मान रहा है, उत मान रहा है। तो इसमें उत जोड़ यम, उत जोड़ यम उद्यम, तो यहाँ उपसर्ग कौन सा है, उत उपसर्ग है। वासुदेव शब्द में देखो अच्छी तरह से आपको बताया था कि वासुदेव शब्द में प्रत्यय है, तो वासुदेव शब्द में प्रत्यय है वो यहाँ पर ए प्रत्यय है। ये देखिए आप, ये एक ऐसा शब्द होता है जिसके अंत में देव होता है और इसके बावजूद जो है वो इसमें ए प्रत्यय होता है, वरना देव में प्रत्यय नहीं होता। लेकिन वसुदेव, वसुदेव का पुत्र, वासुदेव का अर्थ भी पूछ लेते हैं कई बार, तो वासुदेव का अर्थ कृष्ण होता है। वास्तव में ऐसा लग रहा है वह होगा, देव होगा, ऐसा होगा, तो ये नहीं कि ए प्रत्यय वसुदेव जोड़ ए वह का वाह हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन से शब्द सुंदर के पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अभी कल ही बात चल रही थी, वो यहाँ साबित हो गया। और ये देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन से शब्द सुंदर के पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो सुंदर के पर्यायवाची शब्द नहीं है का आया है, तो नहीं है में देखिए बी और डी, ये दोनों नहीं है। तो बी और डी है वो किसमें है, ये रहा बी और डी, बाकी ये तीनों हैं वो सुंदर के पर्यायवाची शब्द हैं। अभी आपको क्लास में बताया था मैंने 2 दिन पहले, रुचिर मानी सुंदर, क्योंकि हम पढ़ रहे थे साकेत का नवम स्वर्ग, साकेत का नवम सर्ग, ये हम पढ़ रहे थे। तो आगे देखिए आप, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है, तो कृपया शुद्ध नहीं है, और ये भी शुद्ध नहीं है, सदृश्य भी शुद्ध नहीं है। तो निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द है वो सी और ई है, सी और ई। तो इसमें देखिए सी और ई, ये रहा सी और ई, ये सही है। फिर अगला देखो 23 का प्रश्न, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, ये भी अच्छा प्रश्न है वाक्य का। आप यहां बैठो, ये शुद्ध नहीं है, आप यहां बैठिए या बैठे। दूसरा देखो, वह वाराणसी से वापस लौट आए, तो वापस ही आएगा या फिर लौट आना ही आएगा, तो ये भी नहीं होगा। ये तो मेरा पुस्तक है, ये भी नहीं होगा, ये तो मेरी पुस्तक है, तो ये तीनों गलत है। पूछा क्या है, शुद्ध वाक्य, मैंने यह कहानी पढ़ी है, सही है। वह अनेक काम करता है, तो इसमें बी और डी होंगे, बी और डी, ये रहा बी और डी, ये उत्तर सही हुआ। इसके बाद में प्रश्न संख्या देखिए आप 23 के बाद में प्रश्न है वो 35, यानी काफी गैप से इस बार एक साथ नहीं दिए। तो ये देखिए 33, 34, 35 का प्रश्न देखो, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद का अवलोकन कर सही युग्मों की पहचान कीजिए। तो प्रत्येक वाला सही है, प्रति जोड़ एक, सही युग्मों की पहचान करनी है। निय जोड़ सार, ये भी सही है। दूसरा देखो सत जोड़ एव सही नहीं है, सी सही नहीं है, मनोबल भी सही नहीं है, ये सदा जोड़ एव सब जानते हैं, यही आ गया। दूसरा है ये मन है जोड़ बल, ये मन है जोड़े बल होगा, तो ये दोनों नहीं होंगे। तो इसमें उत्तर कौन सा होगा, ए बी डी। तो ए बी डी किसमें, ए बी और डी, ये रहा। अभिजोड़ उदय, ये सही है, तो अभ्युदय सही है, निसार सही है और प्रत्येक भी सही है, तो ए बी और डी हो जाएगा। उसके बाद में काफी गैप से हिंदी का प्रश्न आया है, तो प्रश्न संख्या देखिए 83 का प्रश्न देखिए, 83 का प्रश्न। आजकल वो एक साथ नहीं देते, बल्कि बीच बीच में ही प्रश्न देते हैं तो बीच में प्रश्न दिया है, 13 प्रश्न हिंदी के हैं, वो अपन ने सोल्व कर रहे हैं। तो ये देखो 83 का प्रश्न, एजेंडा निम्नलिखित में किस अर्थ में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो एजेंडा है वो कार्यसूची, एजेंडा का क्या होगा, कार्यसूची होगा। ये भी मैंने आपको बताया था, माइन्यूट्स,
MINUTES। तो ये कार्यसूची एजेंडा ऐसा कैसा एक क्लास में मैंने बताया, जो स्टूडेंट सुन रहे हैं उनको पता है। फिर अगला देखो, कलेजा बांसों उछलना, मुहावरे का अर्थ का सबसे उचित विकल्प चुनिए। बहुत प्रसन्न होना, ये क्या होगा, बहुत प्रसन्न होना। फिर ये प्रश्न है वो थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन ये बिल्कुल भी टिपिकल नहीं है। अगर किसी ने मेरी बात माननी है तो इसको कहते हैं थोड़ा सा कि डायनेमिक होना प्रश्न का। 343 अब सब में तो आ नहीं सकता, वो तो एक में आ गया। ये देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद से हिंदी भाषा के विकास एवं प्रचार प्रसार के लिए आवश्यक निर्देश प्राप्त होता है। आपको मैंने अच्छी तरह से बताया था कि जो ये भाषा से संबंधित अनुच्छेद है वो 343 से 351 इनकी संख्या है, और इसमें ये केवल 351 है। उसमें ये है कि उसमें ये संघ का ये कर्तव्य होगा कि वो हिंदी भाषा का विकास और प्रचार प्रसार करे। तो ये देखिए अनुच्छेद 351, ये इससे आसानी से प्रश्न हो रहा था। ऐसे थोड़ा सा जो है ना वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नीचे दो कथन दिए गए हैं, पत्र में मैत्रीपूर्ण भावना निहित होती है, सरलता, संक्षिप्तता और सादगी को पत्र की शैली का गुण माना जाता है। तो वैसे ये दोनों ही चाहिए, यहां इनको कार्यालय पत्र करना चाहिए था, कार्यालय पत्र करे तो ये नहीं आता। मैत्रीपूर्ण भावना, जैसे आदेश दिया जाता है उसे मैत्रीपूर्ण भावना थोड़ी होती है, लेकिन इन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया है, पत्र का। पत्र का प्रयोग करने पर दोनों कथन है वो सत्य हैं। हाँ, ये देना तो यही चाहता था कार्यालय पत्री, और ये करना भी ये चाहता था कि एक है वो पहला है सत्य है, दूसरा सत्य है, लेकिन इसमें ये दोनों कथन एक और कथन दो दोनों सत्य हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न है वो ये 85 वाला हो गया। 85 के बाद में देखिए 1, 2, 3 यानी काफी गैप से प्रश्न दिए। 123 का प्रश्न नहीं, 123 का प्रश्न ये देखो 123, नीचे दो कथन दिए गए हैं। ये कथन वाला है तो कथन में कोई खास बात नहीं होती। ये देखिए आप कि द्वंद्व समास के दो पदों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, ये सही है। विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, प्रेम आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों के आगे निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है, नहीं, विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो पहला सत्य है लेकिन दूसरा कथन असत्य है, ये उत्तर हो जाएगा। नीचे दो कथन दिए गए हैं, इसमें भी दो कथन दिए गए हैं। है अनुनासिक वर्ण, नहीं, अनुनासिक वर्ण नहीं है। और घोष वर्ण है, ये सही है। सभी स्वर हैं वो घोष होते हैं। देखो वो आपको एक सूत्र बताया था ना कि तीसरा, चौथा, पांचवा ये रे है तथा सभी स्वर ये घोष में आते हैं। तो वही प्रश्न आ गया। तो ये घोष स्वर वाला है वो घोष है, यानी पहला जो है कथन है वो असत्य है और दूसरा कथन है वो सत्य है। तो ये देखिए कथन एक असत्य है किंतु कथन दो सत्य है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये इसका उत्तर है। 124 का प्रश्न हमने सोल्व किया है। फिर 139 हिंदी का प्रश्न है। 139 देखो, तो ये रहा 139 का प्रश्न। निम्नलिखित में संबंध बोधक अव्यय का एक प्रकार नहीं है। ये थोड़ा सा डेप्थ में था, वैसे आप आसानी से कर सकते थे कि विरुद्धवाचक नहीं है, ये उसमें नाम नहीं है, सीनियर वाली किताब से आया है, तो यहां तो ये उत्तर हो जाएगा। जैसे दिशावाचक है, दिशावाचक जैसे आगे पीछे के आगे के अंदर, ये सारे दिशावाचक हो जाएगा। कालवाचक है, इसमें ये होते ही है। कालवाचक में हम इसका यानी अन्य जो जितने भी उदाहरण है उनका हमें प्रयोग कालवाचक में किस प्रकार से करते हैं। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन वैसे सोच समझ करके करोगे तो आपको नाम से ही पता चल जाएगा और आप आसानी से जो है वो ये कर सकते हैं। कालवाचक का प्रयोग हमें जैसे काल की सूचना दे, वो यानी के बाद, से पहले, ये जो है ना वो ये काल सूचक हो गया। और दूसरा जो है ना वो हेतुवाचक है, तो हेतु में कारण हो जाएगा, जैसे के वास्ते, के लिए, ये जो है वो हेतुवाचक है। तो यहां विरुद्धवाचक नहीं होगा। वैसे ज्यादा चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए, इसके सारे रूप हमें भेद के रूप में याद रखने आवश्यक नहीं है। लेकिन थोड़ा ये प्रश्न थोड़ा हम मान सकते हैं कि थोड़ा सा क्लिष्ट था, लेकिन तुक्का लगाएं उसमें ये हो सकता है कि विरुद्ध जो है ना ऐसा कुछ वाचक हमने कभी पढ़ा ही नहीं, तो आसानी से हो सकता है। खीर तैयार करने में आधा किलोग्राम दूध लग गया। आधा किलोग्राम, आधा लीटर भी नहीं लिखा अगले ने, आधा किलोग्राम लिखा है।
इस वाक्य में किस विशेषण का प्रयोग किया गया है? तो ये परिमाण बोधक विशेषण है और उसमें निश्चित परिमाण बोधक विशेषण होगा, निश्चित परिमाण बोधक विशेषण। तो ये 140 का प्रश्न और हमारे 13 प्रश्न है वो फर्स्ट इनिंग के पूरे हुए। और आपने जान लिया होगा कि इसमें हमें यानी कितना कुछ कर पाए हैं। लगभग प्रश्न है वो मेरे विद्यार्थी हैं उनका जरूर सही होगा, अन्य का भी सही होगा, लेकिन मैं बता रहा हूं कि लगभग बताए हुए प्रश्न आए हैं। एक आध प्रश्न को आप दरकिनार कर सकते हैं, वो भी आप आइडिया से कर सकते थे, आसानी से इसको किया जा सकता था। तो ये सीईटी में आप सीईटी आपकी सबकी क्लियर हो जाएगी। अब सेकंड इनिंग वाला पेपर है, उसमें भी 13 प्रश्न हिंदी के हैं, उनके आंसर आप देखिए। सेकंड इनिंग में देखिए आप स्वर संधि के मुख्य भेद कितने होते हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, ये आपको बताया हुआ है। 5 भेद स्वर संधि के, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि संधि, ये 5 भेद होते हैं। घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, लोकोक्ति का अर्थ है निकट का गुणी व्यक्ति कम सम्मान पाता है पर दूर का अधिक, ये तो आप जानते हैं, रुझानों में तो ऐसा ही हो रहा है। तो ये देखिए आप 2 प्रश्न ये थे। उसके बाद में 19 का प्रश्न है, 19 का प्रश्न, इनमें से कौन सा चिन्ह अर्धविराम के लिए प्रयुक्त होता है? मैंने बार बार बीच में आपको टोक के बताया था, नहीं बताया था तो आप देख लो चाहिए, और उसमें आप कमेंट है वो कर सकते हैं। तो इसमें आप देखिए कि कौन सा चिन्ह अर्धविराम के लिए प्रयुक्त होता है। तो अर्धविराम के लिए देखो ये स्पष्ट नहीं दिख रहा है, ये होगा, ये अर्धविराम के लिए होगा। जो भी इसमें उत्तर है वो आप देख लीजिए, इसमें बी और सी दोनों में, क्योंकि इसमें पता नहीं चल रहा है तो ये आप उत्तर है वो खुद देख लेंगे। और इसके बाद में अगला प्रश्न है वो 42 का है, यानी 42 का प्रश्न है। इसके बाद में 42 का ही प्रश्न है, 42 का प्रश्न ये देखो आप, भारतीय संविधान में राजभाषा शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? तो ये देखिए ये प्रश्न बहुत आसान है। हाँ, किसी विशिष्ट राज्य में प्रयुक्त भाषा के रूप में, जन भाषा के रूप में, संपर्क भाषा के रूप में राष्ट्रभाषा होती है, सरकारी कामकाज के लिए प्रयुक्त भाषा के रूप में, ये भी ऐसा कैसा आपको बताया हुआ है। ये प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में राजभाषा शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है। फिर अगला देखो, अगला प्रश्न देखिए आप, इसमें प्रश्न संख्या बीच में एक रह गई शायद, वो भी अपन देख लेंगे। ये रहा, है वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ है, ये सही है। नहीं दिख रहा तो मैं पढ़ के आपको बता रहा हूं। री तथा ठे दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है, तो दोनों ही ठीक हैं, यानी दोनों सत्य हैं। कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न है वो राजभाषा वाला है, ये राजभाषा वाला आपको बता दिया, राजभाषा वाला सरकारी कामकाज के लिए प्रयुक्त भाषा के रूप में। फिर नेक्स्ट प्रश्न आप देखिए 57 का प्रश्न देखिए, ये थोड़ा सा स्पष्ट है लेकिन आपको मैं बोल रहा हूं तो जरूर सुनाई दे रहा होगा, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पेपर अगर आपने दिया है तो मैं बोल के बता रहा हूं, प्रत्येक विकल्प आपको बोल के बता रहा हूं। व्यंजन संधि के उदाहरण हैं, तो उल्लास तो है, उत या उद जोड़ लास, उत जोड़ लास। दूसरा देखो ये नहीं है, ये स्वर संधि का उदाहरण है अनु जोड़ ए, अनु जोड़ ए, ये स्वर संधि का उदाहरण है। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है अहम जोड़ कार। आपको गड़ा उतारना बताया हुआ है, बस गड़ा उतारो, नीचे व्यंजन संधि है, ये देखो गड़ों में उतारो, ऐसा कैसा बताया हुआ है। निष्फल है, नी है जोड़ फल, ये विसर्ग संधि है, नी है जोड़ फल। उद्धार में उत जोड़ हार, उत जोड़ हार। तो इसमें अब प्रश्न क्या पूछा है, व्यंजन संधि के उदाहरण है, तो इसमें ए व्यंजन संधि का उदाहरण है, सी व्यंजन संधि का उदाहरण है, और ई, ए सी ई, ये रहा ए सी और ई, ये सारे इसमें हो जाएंगे ए सी ई। इसके बाद में देखो प्रश्न दूर है 75 का प्रश्न, 75 का प्रश्न देखिए आप, ये देखो ये 75, वर्तनी की दृष्टि से इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध, तो कुमुदिनी, ऐसा कैसा लिखवाया हुआ आपको, ये कुमुदिनी है, वो तीसरे नंबर पर छोटी ई की मात्रा। फिर अगला देखो
अगला प्रश्न है वो है 82 82 का। ये देखिए आप, इनमें से कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है? विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। तो विसर्ग संधि का उदाहरण ये देखो, ये तो है नी है जोड़ रस, इसका बोर्ड ने विसर्ग संधि मानी है इसमें। ये नी है जोड़ चय, ये भी है, और ये दू है जोड़ कर, ये भी है। दूसरा है उन्नति नहीं है, उत जोड़ नति या उद जोड़ नति। और तो इसमें ए बी सी 3। और पूछा क्या है, कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है? तो विसर्ग संधि का उदाहरण उन्नति नहीं है, उन्नति है वो व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो ये 82 का हो गया। अब इसके बाद में देखो 113 यानी 113 का प्रश्न, 113 का प्रश्न। इनसे फर्क पड़ेगा, आप आगामी परीक्षाओं में ऐसा कुछ कर सकेंगे तो उसके लिए भी ये जरूरी है। आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं पहले वाले प्रश्न। परोक्ष में निहित समास है, ऐसा कैसा लिखाया हुआ है, अक्षी से परे, अक्षी से परे, और ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अक्षी से परे, परोक्ष, अक्षी से परे, समक्ष, परोक्ष, प्रत्यक्ष, ये सभी हैं वो अव्ययी भाव समास के उदाहरण माने जाते हैं। प्रश्न संख्या देखिए 115, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं आपके दर्शन करने आया हूं, ये सही है। थोड़ी देर बाद वे वापस लौट गए, तो वापस के साथ में लौटना नहीं आएगा, तो ये शुद्ध नहीं है। और प्रधानाध्यापक लड़के चुनेंगे, कौन सा वाक्य शुद्ध है? ये प्रश्न है। मेरे लिए ठंडी बर्फ, ठंडी नहीं आएगा, गर्म नहीं आएगा। तो इसमें देखो मैं आपके दर्शन करने आया हूं, तो ये देखिए आप, मैं आपके दर्शन करने आया हूं, ये उत्तर बिल्कुल सही होगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो मैं आपके दर्शन करने आया हूं। दर्शन है वो बहुवचन में प्रयुक्त होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हुआ। इसके बाद में देखो 115 और 116, ये तो हमने 116 का देख लिया साथ में। ये देखो संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आपको ऐसा कैसा बताया हुआ है, से के ऊपर बिंदी होने पर हमेशा सम उपसर्ग होता है, तो इसमें सम उपसर्ग होगा। फिर अगला प्रश्न देखो, से में तो आपको अनुस्वार है तो ये करना ही है। 120 का प्रश्न और 126 का प्रश्न, तो ये देखिए आप 120 का प्रश्न, इनमें से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं है? तो गुणवाचक विशेषण प्रत्येक नहीं है, ये विभागवाचक कहलाता है, विभागवाचक। तो ये अलग से नया एक भेद है। वैसे भी हमें पता चल रहा है कि ये संख्या से संबंधित है। भला, ऊपरी और सरल, ये गुणवाचक विशेषण है। 120 के बाद में 126 का प्रश्न, 126 का प्रश्न देखिए, 126 का प्रश्न, सरकारी पत्र में अधोलेख। देखो कितना शानदार प्रश्न आया है। मैंने आपको अच्छी तरह से बताया था कि अधोलेख है वो नीचे वाले भवदीय को कहते हैं, स्वनिर्देश और अधोलेख, ठीक है। और बाकी है वो संबोधन और अभिवादन होते हैं। फिर एक 139 देखिए आप, 139 देखिए, 139 का प्रश्न, 139 का प्रश्न, ये इसमें हिंदी में लास्ट प्रश्न होगा। इनमें से कौन सा यमुना का पर्यायवाची नहीं है? तो यमुना के पर्यायवाची बार बार मैं आपको बताता हूं कि अर्घजा, सूर्य की पुत्री, कृष्णा, काला था जल, कालिंदा, कालिंद पर्वत से निकलती है, ये तीनों ही है, तो कौन सा नहीं होगा? ध्रुवनंदा, ध्रुवनंदा है वो यमुना का पर्यायवाची नहीं है। तो ये था सीईटी का पेपर, दोनों पारियों के प्रश्न आपको बता दिए। मेरा उद्देश्य ये था कि भविष्य में अगर आप कोई परीक्षा दें तो इन प्रश्नों का ध्यान रखें, तो इनका अच्छी तरह से आप थोड़ा जहां आपको जरूरत हो वहां थोड़ा नोट भी कर लेना और इनका ध्यान रखना कि ये क्या है। कई बार सरल प्रश्न है वो भी गलत हो जाता है, तो उसको हमें ध्यान से पढ़ना है और ध्यान रखना है। कहते तो सभी है कि परीक्षा में ध्यान रखना चाहिए, लेकिन वो दिन ही ऐसा होता है कि ध्यान रह नहीं पाता है। फिर भी अगर हम पहले बहुत अभ्यास करते हैं तो इसमें बहुत कुछ सुधार है वो किया जा सकता है। और आपने जीएस हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लिया होगा, दूसरों से भी करवा दिया होगा, ये आपका कर्तव्य बनता है। और शेयर कर दें, ये पेपर काम का है। और दोनों में मैंने आपको जितने भी प्रश्न हिंदी के थे वो सारे बता दिए हैं, विश्लेषण सहित, जहां जरूरत थी वहां विश्लेषण भी किया है। धन्यवाद।